बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले से क्या हो रहा है और किस तरह से जो है मरीज़ों के साथ सलूक किया जा रहा है। स्टिल डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, हमने इन डिटेल ये तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं आपकी, तो आवाम को इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना जिन चीज़ों से है वो है जी वो जो तामीराती काम किए जाते हैं आपको सहूलत पहुंचाने के लिए, वो तब वबाले जान बनना शुरू हो जाते हैं जब 1 साल का काम 6 महीने का काम 6 सालों पर या फिर 6 महीनों पर मुहित कर दिया जाता है। निगरान दौरे हुकूमत में जो मंसूबे शुरू किए गए, अगर हम बंद रोड की बात कर लें, वॉल्टन की बात कर लें, फिलहाल हम वॉल्टन के हवाले से बात करने वाले हैं जहाँ पर काम बिल्कुल बंद हो चुका है। बंद रोड पर काम चल रहा है लेकिन बहुत सुस्त रफ्तार। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्टन की, जो कि इंतहाई बिजी रोड है, वहाँ से लोग कौन कौन से रास्तों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं वॉल्टन रूट को, फिर वहाँ पर लोग जिनका कारोबार है, ऑब्वियसली आसपास रिहायशी एरिया भी है, तो लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, आया वजूहात क्या हैं, क्यों ये काम रुका है, क्यों लोगों की अजियत भी कोई नहीं देख पा रहा। पीक आवर्स में वहाँ पर जिस तरह से ट्रैफिक बिल्कुल चौक होकर रह जाती है, उसका जिम्मेदार कौन है? आवाम जो परेशान है, आवाम को सहूलत देना, आवाम की परेशानी ख़त्म करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारे सीनियर रिपोर्टर इमरान यूनस और दुर्रे नायाब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्रे नायाब, आपकी तरफ आ रही हूँ, क्या हालात है इस टाइम वॉल्टन रोड पर? आप देखें, हुकूमत की नफरत हो सकती है, पीछे जो परफॉर्मेंस रही निगरान हुकूमत की बहुत अच्छी, उनके मंसूबों से ज़रूर नफरत करें, लेकिन आप जो मंसूबे आवाम के लिए हैं, आप कम अज़ कम आवाम को पैरालाइज ना करें। तो आप आवाम की हैं, आप पैरालाइज ना करें। हाँ। इस वक्त वॉल्टन रोड उसके मुल्हिका तमाम आबादियों की आवाम पैरालाइज हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। अगर आप पैकेजेस मॉल वाला जो चील चौक है उससे टूवर्ड्स डिफेंस मोड़ की तरफ जाना चाहिए, डिफेंस मोड़ से इस तरफ आना चाहिए, अब नहीं आ सकते। और यहाँ पे ना मैंने ये हल्का कवर किया है, 1 to 5 एक दौर में 2013 में मेरा ख्याल में इलेक्शन कवर किया था मैंने। इसकी एक एक गली में जाके एक एक घर में 14-14, 15-15 वोट हैं और छोटी छोटी आबादियाँ हैं, बहुत सारी आबादियाँ हैं, बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, मुख्तलिफ वार्ड हैं, कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड का। मुझे समझ नहीं आता कि इशू क्या है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही अननेसेसरी होता, गैर ज़रूरी होता, तो आप अपने ही जो सीनियर आपके रहनुमा हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, आप उनको बुला के पूछ लें। वो तो जब से मैंने सहाफत शुरू किया दहाई दे रहे हैं कि जनाब हमारी ये वॉल्टन रोड बना दे। 2009 से मैं सुनता आ रहा हूँ। अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया, निगरान हुकूमत में कमिट किया गया था कि हम ये मार्च में कंप्लीट कर देंगे। आज जून आ गया है और मैं आपको बताऊं ये जून जुलाई तो बहुत दूर की बात, ये सितंबर अक्टूबर में भी मुकम्मल होता है। तो ये अब जो आप सितंबर अक्टूबर कह रही हैं, मानसून का स्पेल शुरू होने वाला है, वॉल्टन रोड पर ऑलरेडी क्या हालात होते हैं? आम दिनों में डूब जाती थी। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ। और अब बारिश के बाद अल्लाह ना करे, मैं किसी को नहीं कहता, मुझे बड़ा एहसास है, छोटे छोटे घर हैं लोगों के, गरीब लोगों के घर हैं, वो तो खुद और फर्नीचर समेत तैर रहे होंगे। सही है, इस चीज़ का एहसास सीबीडी को तो चले पता नहीं किस वजह से नहीं है, लेकिन पूछने वाला भी तो कोई नहीं है ना। आप 9 to 5 एक जॉब होती है, हुकूमत तो 9 to 5 जॉब भी नहीं कर रही, बहुत माजरत के साथ। मतलब कि मैं एक दौर में कहता था कि एक हुकूमत थी यहाँ पे 2018 के बाद, वो एरोप्लेन मोड में चली जाती थी, रात को सिग्नल ही नहीं आ रहे होते थे। तो अब जो हुकूमत है ना वो 9 to 5 वाली जॉब भी नहीं कर रही। आप 9 to 5 क्या छोड़ के जो 9 to 3 वाली जॉब कर रहे हैं, आप उसके अंदर ही आके किसी को बुला के पूछ लें। इतना बड़ा शहर है, इतनी मसरूफ शाहरा है, वहाँ पर आपको अगर दिन के 24 घंटों ट्रैफिक की नज़र आ रही है, ट्रैफिक में लोग स्टक की नज़र आ रहे हैं, लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, और आपके तमाम हुकाम भी उसी शहर में बैठे हैं, वहाँ से गुजरते भी हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं। देखिए, तो गुजर नहीं है ना आपका। अगर वज़ीर आला साहिबा का गुजर हो तो मैं नहीं समझता कि वो इस पे फोकस ना करें। अगर ब्यूरोक्रेसी की नज़र से देखेंगी तो मेरा ख्याल ये 5 साल जो है ना उनके लिए शायद सिफर कारकर्दगी में मुहित हो जाएंगे। मैं ये बड़ा बरमला कहता हूँ, मैं पहले भी कहता हूँ, मैं अब भी कहता हूँ, मैं हमेशा कहूँगा कि यही ब्यूरोक्रेसी है जो हुक्मरानों को दबोती भी है और इनको जो है वो फेक फीडिंग करके खराब। मुझे आपसे ये चीज़ पूछनी है, क्या वहाँ बहुत भारी फंड्स दरकार हैं? काम कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बाकी रह गया? फंडिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमारे मुल्क की एक बड़ी नामवर कंपनी जो है उसमें काम कर रही है, तामीराती कंपनी, और बड़ी मोतबर है, बड़ी उन्होंने पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। फंडिंग का कोई इशू नहीं है।
फंड जो है वो दिए जा चुके हैं, आगे सब कॉन्ट्रैक्टर्स को फंड नहीं दिए जा रहे। एक ये इशू है कि मेन कंपनी को दे दिए गए, सब कॉन्ट्रैक्टर के पास। रीजन क्या है? बस आपको पता है, इमरान भी सरकारी इदारे कवर करता रहा है, मैं भी करता रहा हूँ। सरकारी बिला वजह आप ना, आपको अगर मैंने पैसे देने हैं ना, आप सरकार में हैं या गैर सरकारी भी हैं, तो मुझे ना मौत पड़ी होगी कि मैं किसी तरीके से ना दूँ। ये एक रवैया है। अब अगर आपको सीबीडी ने पेमेंट कर दी है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, तो आपको बाकी पैटी ठेकेदारों को, छोटे काम जो लगी होती है तामीराती कंपनी, उनको देने में क्या प्रॉब्लम है? लम्हों का काम है जो महीनों पे मुहित होता जा रहा है। उनके पास एक जवाब है जी कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल डेट पे देखेंगे जी, क्योंकि हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल डेट नहीं है तो इसलिए हम अभी कंप्लीट करने की लायबिलिटी नहीं उठा सकते। तो भाई आपने निगरान हुकूमत में मार्च अप्रैल कैसे कमिट कर लिया था? सही बात है भाई, उस वक्त तक तो कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट नहीं चल रही थी, लेकिन उस वक्त ये था कि एक बंदा कुर्सी लगा के बैठा होता था वहाँ पे। उसने घर से निकलना है तो वाल्टन रोड, ऑफिस से निकलना है वाल्टन रोड, बीच में कहीं जाना है तो वाल्टन रोड पे खड़ा हो जाना है। ऐसा वज़ीर आला था कि उस पे उनको फिलहाल सीएम साहिबा की तरजीहात में ये चीजें शामिल नहीं है। मेरा ख्याल है जो कल भी, अब कल भी गई हैं तो कल उन्होंने क्या कहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज थी एक वज़ीर आला की? उन्होंने क्या, कुछ भी नहीं। बंद रोड पे उन्होंने, बंद रोड पे मेरा ख्याल था कि ये जाके जो पैकेज 1 की बुरी सूरत हाल है, जहाँ पे सर्विस लेने बंद पड़ी हैं और लोग बाबू साबू से डबल सड़क गुलशन रावी की तरफ नहीं जा सकते, उसकी आबादियों में लेफ्ट राइट नहीं जा सकते, तो मेरा ख्याल था कि ये खिंचाई करेंगी। ठीक है, उनकी अपनी एक सोच है, वो भी बाज़-औक़ात ब्यूरोक्रेसी लेके जाती है कि जी हम आपको दिखा दें कि हम आपके लिए रेडी कर रहे हैं। मैडम आप आइएगा, वहाँ पे तख्ती लगाइएगा, बैजा हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़रूर वहाँ गई होंगी, लेकिन कोई रिलीफ का वाला पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ नहीं था। और वहाँ पे भी लोगों की जो है ना मुश्किलात ना उन्होंने सुनी ना देखी। हाँ ठीक है, वो आई हैं, उन्होंने गाड़ी से गुजरी है, एक छोटी सी मीटिंग दी है, उसके बाद जुलाई की डेडलाइन दी है। वो तो ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, उसमें डेडलाइन देने की ज़रूरत क्या है? वो तो उससे तो ठेकेदार को मेरा ख्याल जो पैकेज बन गया उसको तो उठा के जो इन्होंने जहाँ पे असल में हुकूमत का प्रेशर बनता है वहाँ प्रेशर नहीं होता। आ जाके जोर वो डॉक्टरों का, वो मैं आपको फिर बता रहा था कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को साहिवाल को गिरफ्तार करा दिया, फलाना करा दिया। और जो क्रिमिनल ऑफेंसेस कर रहे हैं लोगों के साथ, वाल्टन रोड पे देख लें, आप बंद रोड पे देख लें, आप रिंग रोड का इफ्तिताह पहले निगरान वज़ीर आला साहब ने किया, फिर मरियम नवाज साहिबा ने किया, और आज तक उसका टोल नहीं खुला। आप अगर मुल्तान रोड से चढ़ते हैं ना तो आप डायरेक्ट एयरपोर्ट की तरफ नहीं जा सकते, आपको पहले अराइवल पे उतरना है क्योंकि टोल ऑपरेटिव नहीं है। तो भाई किससे पूछना? आपका डेली करोड़ों, इतना बड़ा काम भी नहीं, डेली करोड़ों लाखों रुपए का लॉस हो रहा है टोल का। आपके रिंग रोड अथॉरिटी से पूछे ना कि आपने टोल क्यों नहीं अभी तक लगाया, आप तख्ती लगा के चले गए, हमें टोल नहीं ऑपरेट करवाना था। डेली का लाखों रुपए का और महीने का करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है, रेवेन्यू की बात करें, कौन जिम्मेदार है? तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो सूटेड बूटेड होकर पहन के आ जाती है और कहती है कि जी मैडम बाहर तो बहुत अच्छी फिजा चल रही है, और लोग जो है ना वो आपके गुनगार हैं। लेकिन उनको उनका दिखाया हुआ शीशा तो नहीं देखना चाहिए ना, मतलब आप जब खुद निकलेंगे नहीं उस तरह से, आप लोगों में जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे जो निगरान हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया था, ना किसी को हथकड़ी लगाई, ना मुअत्तली, ना किसी अफसर को जलील किया, ना किसी के साथ कोई ऐसी हकारत वाली बात की, और काम भी ले लिया। आपकी समझ सिर्फ प्रेजेंस से, कि प्रेजेंस होती थी, जाते थे, तरीके से बात सुनते थे, प्रॉब्लम हल करते थे, घंटों घंटों बैठते थे, सुबह दोपहर शाम अवेलेबल होते थे। निगरान वज़ीर आलम व्हाट्सएप से लेके, मैसेज से लेके फिजिकल अवेलेबल होते थे। आपके काम चल गए, आपके काम ऐसे हुए हैं कि मेरा ख्याल है जो वो पैटर्न सेट कर गए हैं, अब वो हमसे भी नहीं हो रहा कि हम किस तरह से। वहां तक तो जुलाई की डेडलाइन सीएम साहिबा ने दे दी, इधर वाल्टन पे भी कोई डेडलाइन है? किसी इंतजार करें लोग कि शायद उम्मीद हमने दिलानी है ना कि मे बी इस टाइम तक कंप्लीट हो जाए। वाल्टन पे उनकी पहुंच जो है ना वो मेरा ख्याल नहीं हो सकी, ठीक है, क्योंकि सीबीडी एक बहुत बड़ा अब एक जॉइंट बन चुका है। दूसरी बात है उस पर जो मोतबर और एक नामवर तामीराती, उस पर भी कोई जवाब वो नहीं पूछ सकती। चलिए कि हम ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। कि आज की पहली खबर की तरफ हम आने वाले हैं, और खबर क्या है? खतरनाक खबर है, इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है। जान बचाने वाली मजीद 10 अद्वियात जाली होने का इंकशाफ हुआ है। यानी वो दवाई जो कि आप उस सूरत में लेते हैं जब आपको जान बचाने की ज़रूरत होती है, मतलब आप उस कंडीशन में होते हैं कि वो अद्वियात आपके लिए लाज़िम मलज़ूम हो जाती हैं, आपकी जान उन्हीं अद्वियात से बचनी होती है। सो पता आपको ये लग रहा है कि वो दवाइयाँ जाली हैं। 10 अद्वियात हैं जो कि जाली हैं। इमरान, देखिए ये इंकशाफ कोई अनहोनी बात नहीं है, अब तो हम आदी हो गए हैं इन चीज़ों के।
ये को पहली बार हमको सुनने में नहीं मिल रहा कि जाली अद्वियात जो हैं वो कोई आम अद्वियात नहीं, ये जान बचाने वाली। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में जहाँ कहीं कोई बीमार होता है ना दूसरे शहरों में, सब लोग कहते हैं लाहौर ले जाओ, इलाज अच्छा होगा, अद्वियात अच्छी मिलेंगी। सो वहाँ पर अगर ये सब कुछ हो रहा है, देखें तो अवाम का जो वो इजला जहाँ पर सहूलियात नहीं है। अब तो खैर निगरान सेटअप में कोशिश यही की गई थी कि जितने भी इस सूबे के अजला हैं वहाँ पर तमाम तर बुनियादी सेहत की सहूलियात फ़राहम कर दी जाए। ये निगरान गवर्नमेंट जो है उसकी अव्वलीन तरजीह थी, चूँकि हम भी उस चीज़ में पेश थे, हम देखते रहे हैं, कवर करते रहे हैं, विज़िट्स करते रहे हैं, कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड करते रहे हैं, सेमिनार अटेंड करते रहे हैं। तो निगरान सेटअप में इस चीज़ को यकीनी बनाया गया था कि लोगों को लाहौर ना आना पड़े। मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल जो हैं, मुख्तलिफ़ DHQs जो हैं, मुख्तलिफ़ डिस्पेंसरीज़ जो हैं वो फंक्शनल की गई, अद्वियात पहुँचाई गई। लेकिन जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में दुरे नायाब ने बड़ा ब्रीफली बताया कि निगरान सेटअप में जिस तेज़ी के साथ मंसूबे शुरू किए गए और मुकम्मल किए गए, लाहौरियाँ जो हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि निगरान सेटअप में जो मंसूबे मुकम्मल हो गए सो हो गए। अब जो मंसूबे मुकम्मल नहीं हुए थे, जो पाइपलाइन में थे, उनकी रफ्तार जो है वो च्यूंटी से भी कम हो गई और उन मंसूबों की तफसीलात जो है वो दुरने आप बता चुके हैं। ये हेल्थ के हवाले से भी तमाम मामला आप ये देखें कि निगरान दौर में तो अगर कोई इक्का दुक्का ऐसी खबर आई थी ना, और फिर उन लोगों के साथ जो हुआ था वो हमें भी पता है कि वो मीडिया में भी नहीं वो चीज़ आई कि उन लोगों को क्या करार वाक़ई सज़ा जो है वो दी गई। इसके लिए ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है ना वो करना होती है, लेकिन करनी किन्होंने होती है। माजरत के साथ मैं ये नहीं कहता कि ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी या नीचे के जो सेक्रेटरीज वगैरह है या मिनिस्टर, ये जो अपर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं ना, असल बात तो ये है कि आपका सरबराह जो है वो हमारे सरबराह वज़ीर आला साहब है ना, उनका ये काम बनता है कि जब ये चीज़ सामने, मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि जब हमने ये खबर पढ़ी है, जाहिद चौधरी साहब ने जब ये खबर दी है, मैं पूरी खबर को मैंने 2 बार पढ़ा कि शायद कहीं लिखा हो कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर नोटिस लिया है, उन्होंने ये अहकामात जारी किए हैं, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आई। मतलब उनके लिए तो मामूली चीज़ है ना। और मैंने पहले बात ये कही कि ये कोई ये चंबे की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी खबरें हम पिछले कई माह से सुनते चले आ रहे हैं। हम इस प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं कि कई अद्वियात जो हैं वो जाली बन रही हैं, मार्केट में फ़रोख्त हो रही हैं, और अब भी जो हिदायत जारी की गई हैं वो ये जारी की गई हैं कि ये अद्वियात जो है मार्केट से स्टॉक उठा लिया जाए। और ये जान बचाने वाली अद्वियात है, कोई मामूली अद्वियात नहीं है। और इसमें कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जिनके कुछ बैचेस जो हैं वो उनके नमूने फेल हुए हैं और कुछ तो है ही जाली। तो हैरानगी वाली बात होती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम जो हैं वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं और बाकी जो दुनिया है वो हम पे एतमाद कर रही है और अपना बिजनेस जो है वो यहाँ लेकर आ रही है। तो क्या आप पे वो लोग एतमाद करेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि यहाँ पर तो भाई असल हेल्थ की फैसिलिटीज जो हैं वो ही नाकारा हैं, अद्वियात जाली मिल रही हैं। आप मुझे ये बता दें, एक्शन ये लिया गया कि मार्केट से वो अद्वियात उठा लेंगे, इनफ है? अच्छा, मैं थोड़ी सी सख्त बात करूँगा और एडवांस माजरत करूँगा जिनको बुरी लगे। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट ना इस वक्त बशमूल जो सेक्रेटरी हैं या नीचे जो भी लोग हैं वो ठेकेदारी में लग चुके हैं। उनको इससे गर्ज नहीं है कि हमने हेल्थ फैसिलिटीज़ में क्या करना है। उनको पता है कि हम टेंडर लगाएं बस, और जो हेल्थ के ज़रिए इंतजाम दफ्तर हैं, अस्पताल हैं, उनकी रिवैम्पिंग करें, ठेके दें, इंपोर्टेड टाइल्स लगवाएं, वहाँ पे AC चल रहे हैं, वहाँ पे ये कर दें, वो कर दें, सारा दिन ये काम चलते रहते हैं। अब हमारे भाई हैं ख्वाजा इमरान ज़हीर साहब, क्या उनकी माजी में ये कारकर्दगी थी? आप मुझे बताएं। हेल्थ डिपार्टमेंट की इस तरह से कारकर्दगी होती थी जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। शहबाज शरीफ को मैं फिर भी कहता हूँ कि वो वज़ीर आला पंजाब थे, चाहे वो दिखावे के लिए करते थे, जिस तरह भी करते थे, उसके रिजल्ट नजर आते थे। अब देखें ना, हमने कंपैरिजन करना है, हम कुछ देर के लिए निगरान हुकूमत को छोड़ दें, वो तो वक्ती तौर पे मेहमान थे, आए और चले गए, नेक नीति से काम किया, हमें किसी दलील देने की जरूरत नहीं। आज भी लाहौर के लोग रोक रोक के हमें इस बात पे कहते हैं कि आपका जी वेल डन, बहुत अच्छा काम किया आपकी गवर्नमेंट। अब आप आ जाएं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में और आप आ जाएं मरीम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट में, और वही वुज़रा वही सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं। टीम वही है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी सेक्रेटरीज यही थे, वजीर यही थे, आज भी टीम वही है। अब मुझे बताएं कि कौन सी परफॉर्मेंस में कमी आ गई है, कौन सी आपकी ऐसी होती है ना कि वक्त और उम्र के साथ आप उम्र सीधा हो जाते हैं, आपसे काम नहीं होता। कोई तो वजह है ना। वजह एक ही है, जब आप अपना काम छोड़ के दूसरे कामों में पड़ जाते हैं ना, आपके रिजल्ट्स नहीं निकलते। ये हम अपनी काम में भी करते हैं। अभी आज मैं इमरान सहाफत छोड़ के खबर देने के बजाय सारा दिन इधर उधर फिरते रहे, लोगों के साथ गप्पे मारे, शाम को सिफर खबर होगी और दफ्तर जो है ना हमारे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, आपने सारा दिन क्या किया। इस वक्त हालत माजरे के साथ ये है
कि सब कुछ सोशल मीडिया और टिकटॉक पे चल रहा है, सही कह रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, हर बंदा बना रहा और है, लोगों को लग रहा है बस इनफ है, लोगों को लग रहा है बस इनफ है। सामान मैं तो बिक रहा है। पायोडीन जैसी दवाई पे हैरान हूँ कि बिल्कुल पायोडीन भी आपकी 1 नंबर नहीं है, वो भी टेस्ट पास नहीं कर सकी। इसका मतलब है कि आप उसमें रंग घोल के सिर्फ एक सिरप दे रहे हैं कि यही लोग है, जाएं लगाएं और बिल्कुल बस ऐसे करें। ही है। वेलोसेफ कैप्सूल, आपका ये सेफ्मेन कैप्सूल, ये वो कैप्सूल हैं, एंटीबायोटिक्स हैं जो हैवी और जान बचाने के लिए, या मेगा ऑपरेशन जब सर्जरीज होती हैं उसके बाद दिए जाते हैं। फिर आप सर्जरी के बाद लोगों को क्या दे रहे क्या हैं? दे रहे हैं? इन बिल्कुल अस्पतालों में पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान छोड़ के लोग लाहौर के अस्पतालों में आते हैं, आप उनके साथ मैं क्या वही कह सलूक रही कर हूँ, रहे आप हैं? उनको क्या दे रहे हैं? आप उनके साथ सलूक क्या कर रहे हैं? और यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री को ना अब सीरियस एक्शन लेने की जरूरत है। आप यकीन जाने दुल्हन ये है इनफ आप। नहीं है कि आपने सिर्फ ये अहकाम दिए कि ये स्टॉक मार्केट से उठा अब लें। छोड़ दें यंग डॉक्टर्स के साथ तस्वीरें खिंचवाना, यंग डॉक्टर्स, यंग यंग नर्सेस डॉक्टर्स के वाला साथ, मामला ना, मुझे आप डिस्कस young करना है, nurses ब्रेक के का कहा साथ। जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, फिर आते हैं कुछ डिटेल में। आज हमने तमाम हेल्थ से रिलेटेड ही न्यूज़ रखी है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और अगली खबर डिस्कस करने जा रहे हैं। अगली खबर भी है जी हेल्थ के हवाले से। पहले आपको बताया कि वो दवाइयाँ जो कि जान बचाने वाली हैं वो जानलेवा हैं, क्योंकि उनके अंदर तो जान बचाने की सलाहियत ही नहीं है। सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ तो फिर वो जान ही लेंगी ना आपकी। आप दूसरी तरफ आ जाएं, जो जान बचाने वाले हैं, जिनको मसीहा कहा जाता है, जो कि डॉक्टर्स हैं, आज 12वें रोज़ मुसलसल हड़ताल पे हैं। अभी कुछ देर पहले जाहिद चौधरी साहब की गुफ्तगू में सुन रही थी, न्यूज़ में बीपर उनका हो रहा था। 12 रोज़ है आज वो एहतजाज कर रहे हैं। यानी आज आपके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जिना, जनरल गंगाराम, म्यो सर्विसेज, ये शहर के बड़े हॉस्पिटल हैं, यहाँ की OPDs स्टिल बंद हैं, एहतजाज हो रहा है। साहिवाल वाक़या जो है उसके खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। अब उस पर हाजी इमरान नज़ीर साहब क्या कह रहे हैं जी? वो कहते हैं कि OPDs में इलाज बंद है, हड़तालियों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अच्छा जी, हड़तालियों से अगर मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो ये शहर के जितने हॉस्पिटल हैं, यहाँ की OPDs आज 12 रोज़ है बंद हैं। कल 13वें रोज़ भी बंद रहेगी, 14वें रोज़ भी बंद रहेगी, और कब तक बंद रहेंगी? दुरेनाय आप। मैं PHA जाता हूँ, PHA मेरी बीट है और उसके सामने सर्विसेज हॉस्पिटल है। मुझे शाम को गुजरने का इत्तेफाक हुआ और फिर रात को दोबारा गुजरने का इत्तेफाक हुआ 8 बजे। मैंने यकीन करें सर्विसेज के बाहर कभी लोगों को परेशान हाल चलते फिरते बैठते नहीं देखा था। उस रात लोग परेशान हाल सर्विसेज के इमरजेंसी के मेन गेट के बाहर तक बैठे हुए थे। और एक मैंने रुक के थोड़ा सा सर्विसेज के अंदर देखने की कोशिश की तो इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। ये जाहिर करता है कि अंदर कोई इलाज मुआवजा नहीं हो रहा था और वहाँ पे बाइकआउट की वजह से लोग परेशान हाल फिर रहे थे। और जो अंदर लोग पड़े हैं सर्विसेज की इमरजेंसी में, जाहिर बात है डॉक्टर उनको कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल का वाकया सुनाता हूँ, वहाँ पे पुलिस सेंटर हुई है 2-1 दिन पहले, जो खुलवाने का OPD खुलवाने का वाकया था। उन्होंने मार मार के अमले को, डॉक्टर्स को, जो भी उनके हाथ आया ना, उन्होंने OPD खुलवाने की पूरी कोशिश की। ठीक, वक्ती तौर पे खुल गई, उनके जाते ही 15 मिनट बाद उन्होंने फिर बंद करके नहीं तो जो है ना, जिन्होंने आप खुलवा भी लेंगे, चले जिन्होंने गए, इलाज ठीक है। करना है वो ही नहीं आएंगे। हुकूमत की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है कि अगर आप पुलिस वाले किसी DSP या SHO साहब को भेज के खुलवा सकते हैं, आपकी अप्रोच यही है, आपके मामलात यही है कि आपने मुज़ाकरात करने हैं। आपने उन लोगों को नहीं करना जिन्होंने साहिवाल जैसे टीचिंग हॉस्पिटल में सब स्टैंडर्ड काम किए, जिसकी वजह से आग के वाक़यात पेश आए। आपने वो तहकीकात नहीं करानी। वहाँ पे मौजूद जितने भी डॉक्टर्स हैं, हथकड़ियाँ बेशक लगा के उनको जेल में भेज दें, उनको बेशक आप ग्वांतानामो बे भेज दें। इससे क्या आवाम को सेहत की सहूलत मिलती है? सवाल नहीं पैदा। आपने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन साहिवाल, अब डॉक्टर्स का मुतालबा क्या है ना, आप उनको पूछें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आप करें। अगर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो करें। अगर इदारे के सरबराह को नाजायज़ और नाहक ही हथकड़ी लगा के आप समझते हैं आपने इंसाफ दे दिया तो फिर आप फ्री हैं, फिर तो मैं भी समझता हूँ ज़्यादती है। इसलिए ये इस तरह के इक़दाम से तमाम डॉक्टर्स को, डॉक्टर कम्युनिटी को हवा मिलेगी और जो नज़ला है वो आवाम पे गिरेगा। इससे वज़ीर आला, सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला। आपके OPDs इस वक्त खाली पड़ी हैं डॉक्टरों से। की OPD बंद है ना तो हजारों मरीज वापस जा डॉक्टरों रहे से खाली पड़ी हैं। मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपकी OPDs डॉक्टर से खाली पड़ी हैं, मरीजों से नहीं खाली मरीजों पड़ी, से नहीं खाली। भरे पड़े हैं। बैकलॉग आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो अब उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठा रहे ऐसे ही। हैं। जो बर्दाश्त नहीं करते फाइनेंशियली, वो भी प्राइवेट अस्पतालों में जाने पे मजबूर हैं और वहाँ पे पता नहीं वो क्या बेचारे बेच बाच के अपना इलाज इस वक्त करवा रहे हैं। खुदा रहम करें, कुछ एहसास करें, आप अपना छोड़ दें। मैं तो ये अपने ही अखबार की तस्वीर में देख रहा था,
कि हमारे मिनिस्टर साहब खड़े हैं नर्सिस के साथ और खुश गपियाँ चल रही हैं वफ्द के साथ, और वहाँ पे वो मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा कर रहे हैं। आप अभी जाके देख लें कौन से मुज़ाकरात कामयाब हुए। मुज़ाकरात कामयाब हुए थे तो कौन जाहिर सी है वो ओपीडी भी कह रहे खुली हैं है? 12वां रोज है, स्टिल हड़ताल। अभी मैं बीपर देख रहा था जाहिद चौई साहब का, वहाँ पे खड़े वो ये कह रहे हैं कि कोई इलाज मुआवजा नहीं हो रहा, कोई वहाँ पे ओपीडी में कोई आपके यंग नर्सिस से लेके कोई यंग डॉक्टर तक जिम्मेदार के इमरान मुझे बता दें, हम जिम्मेदार किसको थे, किसने हम आपको सुना? इमरान तो कहेगा इमरान को जिम्मेदार करार दे रहे हैं जो हालात हो रहे हैं। वो जो बीमार होके जा रहे हैं ना वही जिम्मेदार है। देखिए पहली बात तो ये है कि हुकूमत की जानिब से ऐसा बयान कि वो खुद कह रहे हैं कि ओपीडीज बंद हैं लेकिन हड़तालियों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये कोई तरीका तो नहीं है ना, ये कोई तरीका तो नहीं है। ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि जी जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनके ज़रिए काम जो है वो चलाया जाएगा, या नए डॉक्टर जो हैं वो भर्ती नहीं किए जाएंगे, बल्कि सीनियर्स को 5 से 70 हज़ार रुपये रोज़ाना जो है वो भी मिलेंगे ड्यूटी करने के। ये माजरत के साथ ये को आप डेली वेजेस पे तो हॉस्पिटल नहीं चला रहे, ये रेंट पे तो नहीं चला रहे ना कि आप किसी होटल में गए हैं, एक दिन के लिए रूम लिया है, वहाँ पर जो है वो आपने उसकी सहूलियात जो हैं वो इस्तेमाल की हैं और पे किया और चले गए हैं। असल बात यह है इन सब चीज़ों को छोड़ें, इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे, उन लोगों का क्या कसूर है जो बेचारे हॉस्पिटल में अपने प्यारे की जान बचाने के लिए उसको लेकर आए, एमरजेंसी में लेकर आ रहे हैं या ओपीडीज में लेकर आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग ये समझते हैं ना कि सिर्फ एमरजेंसी में सीरियस पेशेंट आता है और ओपीडी में नहीं आता, ये गलत है, ये गलत है। बाज़ पेशेंट को सीरियस पेशेंट होता है उसको भी ओपीडी में भिजवाते हैं कि वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स जो हैं वो आप उन्हें जाकर चेक कराएं, वो इस चीज़ को जो है वो देखेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपको किस इलाज मुआवजे की जो है वो ज़रूरत है। उन लोगों का क्या कसूर है जो बेचारे हॉस्पिटल के बाहर बैठे हुए हैं, उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि हड़ताल, बेचारे परेशान है और आगे अगर टैक्स पेयर है ना, वो टैक्स अदा करते हैं ना, चाहे वो टैक्स पेयर नहीं है उसके बावजूद अगर वो कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो वो उस पे डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं ना। उन बेचारों का क्या कसूर है कि उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियत जो है वो नहीं मिल रही। पता नहीं ये जुल्म कब रुका जाएगा, आवाम के लिए तो परेशानियां ही रह गई हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो महकमा हेल्थ की हिकमत अमली ये है कि यंग डॉक्टर्स काम नहीं करना चाह रहे, वो हैं हड़ताल पर। 12 रोज हो गए हैं, आगे भी यही चलेगा। नए डॉक्टर्स उन्होंने कह दिया वो भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो ना यंग डॉक्टर्स काम करेंगे, मजीद नए डॉक्टर्स भी भर्ती नहीं करेंगे, मरीज ख्वार होते रहेंगे और शहर में खसरा से मजीद जो है 16 केसेस जो है वो सामने आए हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी एहतजाज चल रहा है। सो फिर होगा क्या, हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर स्टैंड कहाँ पे करेगा? एक कमेंट चाहिए दुरे ने आप आपसे, फिर मैंने इमरान की तरफ आने वाली। मैंने तो बहुत एलेबोरेट किया है कि इस वक्त जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट अपना काम छोड़ के दूसरे कामों में पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट का रवैया ये है कि वो डॉक्टर्स के सुनने के बजाय वो तो कह रहे हैं कि ठीक है आप जो मर्जी करें, आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, और दूसरी तरफ आप बैकडोर चैनल्स पे तरले मिलते भी कर रहे हैं, आप डॉक्टरों को बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, अब यंग नर्सिस को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेशर ग्रुपों को। तो भाई खुल के उनको बिठा लेना एक दफ़ा। मैंने एक इंटरव्यू सुना है यंग डॉक्टर्स का, सिर्फ उन्होंने एक बात की है कि जो भी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा को गाइड कर रहे हैं ना, वो मिस गाइड कर रहे हैं, और आई स्ट्रांगली एग्री विद देम कि जो भी हुकूमत को गाइड कर रहा है वो मिस गाइड कर रहा है। दफ़ा बिठा के सुनना चाहिए। उसके बाद भी अगर डॉक्टर्स को लगे कि उनको हुकूमत को लगता है कि डॉक्टर हरदर्मी पे हैं, आप बिल्कुल उनको किक आउट करें, ना कि उनकी बात। एक कमेंट आपका चाहिए। देखिए जी, बात ये है कि अगर आप सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो कोई भी एक भी शहरी जो है ना वो ये नहीं कह सकता कि वो अपने पेशेंट को सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाएगा। खसरा के हवाले से जो आप बात कर रही हैं, पिछले 24 घंटे में सिर्फ लाहौर में 16 केसेस आए हैं, पंजाब भर में 116 आए हैं पिछले 24 घंटों में, और अब तक 15,000 से ज़्यादा इस सीज़न में 15,000 से ज़्यादा खसरे के पेशेंट जो है, बच्चे जो हैं वो शिकार हो सके। अब लोग जो हैं वो आप क्या कर रहे हैं, या तो आप एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं कि जी हम उनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, एक तरफ कर भी रहे हैं, तो क्या आप जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट माफिया, क्या उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि हर बंदा जो है वो सरकार की बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए? बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ही रहम कर सकता है, और तो हालात बदलने वाला यहाँ पे कोई नहीं। हम आपको हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। शहर में जिस रफ्तार से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो ट्रैफिक रिलेटेड मिसाइल भी उसी तादाद से बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर दूसरी जानिब हम देखें तो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, हिकमत अमली भी जारी की जा रही है। आम तासुर ये है कि अगर आप ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे तो आपको फाइन किया जाएगा। अब उस फाइन से भी लोग नहीं खौफजदा हो रहे,
क्या वजह है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ के आदी ही नहीं हैं कि उन्होंने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी है? क्या इसमें आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं सिटी ट्रैफिक पुलिस को कुछ बेहतरीन हिकमत अमली की तरफ आना चाहिए? वो तो जो करेंगे वो एक अलहदा बात है, आम शहरियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पर देखते हैं लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, अब वो किसके लिए आपने पहनने? अपने लिए ही पहनने। सीट बेल्ट नहीं पहन रहे, लाइन लेन जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, हादसात की वजह बनती है। वन वे की खिलाफ वर्जी मतलब आप बहुत धड़ल्ले से करते हैं और किसी की इसमें जान चली जाती है। फिर आप अपने छोटे बच्चों को बाइक या गाड़ी देकर बाहर निकाल देते हैं, वो किसी की भी जान की जो है वो जिंदगी की जामिन जो है वो नहीं होती है। कहीं पर ओवर स्पीड हुई, कहीं पर बच्चा आपका प्रॉपर तरीके से अगर उसको गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती तो किसी की भी जान जा सकती है। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हमारी अपनी है। लेकिन एक और बड़ी जिम्मेदारी जो कि ट्रैफिक पुलिस ने करनी है, ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो कि हमें शहर में बहुत मुश्किल से नजर आ रही है। सो वजूहात इसकी क्या हैं? क्या ट्रैफिक संभालना इटसेल्फ ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है? उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट जिसका क़याम कुछ देर पहले अमल में लाया गया, उससे क्या बेहतरी आई है, उसके क़याम का मकसद क्या है, और इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस का हसूल, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ CTO साहिबा मौजूद है, हमारा अतर साहिबा को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच। शहर की ट्रैफिक नहीं संभल रही, मुश्किल है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ कि ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी इसको निभा भी रही है, और हमारी कोशिश भी है कि कहीं पर भी ट्रैफिक ब्लॉक्स ना हो। और ट्रैफिक ब्लॉक्स को मैयर करने का सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट मैयर है वो है 15 की कॉल्स। ठीक है, 15 की जितनी भी कॉल्स हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं, और उससे हम देखते हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक के कितने इंसिडेंट्स जो हैं वो अकर किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह कल की बात करेंगे तो कल हमारे पास 15 की कोई भी कॉल नहीं थी ट्रैफिक कंजेशन की। तो इस तरह से हम मॉनिटर कर रहे हैं अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस है रिगार्डिंग ट्रैफिक कंजेशन। वो हमारे पास, आपको पता है, सेफ सिटी का रिकॉर्ड होता है। सेफ सिटी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली हमारी जो कॉल्स हैं उसमें 80% जो है वो डिक्रीज़ आया है। और उसमें हालांकि मैं समझती हूँ जिस तरह वॉल्टन रोड बन रही है, वॉल्टन रोड की जो प्रोजेक्ट है वो जाहिर है अभी एक तो टाइम टेकिंग है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब उधर विज़िट कर रही थी और उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखने गई हुई थी। और हम समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस समझती है कि वो जैसा वॉल्टन रोड अगर बन जाएगी तो हमारा जितना भी चोकिंग हमारी डिफेंस मोड पे है, या हमारी जो चोकिंग फिरोज़पुर रोड पे, गाज़ी रोड पे है, उसकी वजह से वो चीज़ ठीक हो जाएगी और उसमें उसके फ़्लो में काफ़ी बेहतरी आएगी जब वॉल्टन रोड बन जाती है। तो आई थिंक ये साथ साथ हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स और जिस तरह चीज़ें चलती रहती हैं उनकी वजह से थोड़ी देर के लिए एक चोकिंग आती है, फिर उसके बाद उसकी रवानी बेहतर हो जाती है। हमारे अच्छे फ्लाईओवर्स, स्कूल कॉलेजेस भी बंद है ना, एग्जैक्टली, तो वो बड़ा कॉलेजेस। मेन वजह ये है आजकल आपको पता है ट्रैफिक लोड उस तरह से नहीं है। ट्रैफिक लोड जो है वो काफ़ी कम हुआ है, और उसमें मेन रीज़न ऑब्वियसली एक तो समर्स हैं और लोग जो हैं वो शाम तक बाहर नहीं निकलते। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो हमारा मार्केट टाइम्स हैं, जिसमें हम शाम को डिनर्स के लिए लोग जिस तरह बाहर निकलते हैं, उस टाइम पे हमारे पास ट्रैफिक बाहर आती है। अदरवाइज स्कूल कॉलेजेस के बंद होने की वजह से फ़िलहाल एट द प्रेजेंट मोमेंट ट्रैफिक ब्लॉकेड्स वगैरह नहीं है। ठीक है, मुझे अब ये बता दीजिएगा कि पीक आवर्स में आपकी ट्रैफिक की हिकमत अमली क्या है? क्योंकि जो हमारी मेन शाहराह है ना, कैनाल रोड पे देख लें, फिरोजपुर रोड पे देख लें, मुल्तान रोड पे देख लें, जेल रोड पे देख लें, पीक आवर्स में यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता है। सो उसके लिए कोई स्पेशल प्लानिंग है? उसमें देखिए हमारे पास हमारी जो अपनी डिप्लॉयमेंट है वो तो ऐसा काम कर रही होती है। हमारी जो सबसे बड़ी रीज़न्स होती हैं ट्रैफिक कंजेशन की, वो एक तो इंक्रोचमेंट होती है, आपने देखा है रेडियाँ हैं, और सेकंड हमारी रॉन्ग पार्किंग है। हमारे पास दो रीज़न्स हैं, और इन दोनों रीज़न्स के ऊपर हम लोग सेपरेट टीम्स हमने जो लॉन्च की हैं, जिस तरह ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट्स हैं, वो हमारी तकरीबन 50 टीम्स हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर पीक टाइम्स पे स्पेशली वो आते हैं और वो एरिया को क्लियर करते हैं। हम लोग रेडी वालों को भी क्लियर करते हैं, साथ ही साथ जो रॉन्ग पार्किंग है उसको भी हम हटाते हैं, फ़ाइन भी होता है, उनको चालान भी किया जाता है। और उसमें भी मैं समझती हूँ कि अगर हम देखें ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट्स ने बहुत सारे एरियाज़ क्लियर करवाए हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि ये डेली की स्ट्रगल है।
ठीक है। इट इज़ नॉट कि आज अगर 10 रेडियाँ थी और हमने हटा दी हैं तो वो कल 10 रेडियाँ नहीं आएंगी, नहीं, ये तो या वो 2 घंटे बाद नहीं process आएंगी। है। इट इज़ एन ऑन गोइंग स्ट्रगल, और मैं समझती हूँ कि इसमें हमें लोगों का जो ताउन है और कोऑपरेशन है वो इसलिए चाहिए कि एक ट्रैफिक वाला अगर रोड को खुलवाने के लिए रेडी हटा रहा है तो ये रेडी वाले को भी सोचना है कि भाई मैं इधर गलत खड़ा था, मुझे इधर बार बार नहीं आना, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। तो वो एक चीज़ जो है मैं समझती हूँ कि लोगों में मिसिंग है, कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि उनकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोड्स को वो कवर नहीं कर सकते, पब्लिक रोड्स पे वो नहीं आ सकते इस तरह से। हम अपनी किसी भी 3 लेन्स हैं या 4 लेन्स की रोड है, उनमें से किसी रोड के ऊपर हम गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। सही। इट इज़ फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, इट इज़ नॉट कि आप मूवमेंट को रोक सके। वही ना कि आपको अगले बंदे को भी थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज़ हमें मिसिंग है। एक बंदा काम करता जाएगा, दूसरी तरफ से अगर ताउन नहीं होगा तो रिजल्ट आपको कभी भी अच्छे नहीं मिलेंगे। एक टाइम था मैं खुद बड़ी खौफजदा हो गई थी, अगर सिग्नल क्रॉस कर लिया तो ई चालान आ जाएगा। दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो रहा है ई चालान वाला। सो घरों में चालान पहुंचेंगे तो क्या शहरियों को बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की जरूरत है? इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? बिल्कुल, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होगा, और अभी इसमें बहुत सारी चेंजेस भी आ गई हैं। अच्छा। पहले हमारा जो ई चलान है वो कुछ वायलेशंस पे था, अभी हमारा जो ई चलान है वो तमाम वायलेशंस पे होगा। अच्छा। इवन स्मोक एमिशन भी उसमें कवर हो रहा है, इवन हेलमेट ना पहनना भी अब हमारे ई चलान में कवर होगा। पहले ये नहीं पहले नहीं था। ठीक तो है। अभी हमने क्योंकि AI बेस्ड हैं जो कैमराज वो इंस्टॉल कर लिए हैं, और होपफुली हमारे जो ई चलान्स हैं वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा वाज़े घरों करके में। लोगों को बता दें कि अब हर तरह की वायलेशन पर ई चालान होगा। अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो वो जो कैमरे से आपकी फुटेज आ जाती थी चालान के साथ, अब वो आपके घर आएगी। वो बिल्कुल आएगी, और अब जो है ना ये मशीन रीडेबल चीज़ें हैं। अब इट इज़ नॉट के वहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन बैठ के चलान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मशीन रीड करेगी, और मशीन फिर जाहिर है हर चीज़ रीड करती है। आपकी जितनी भी वायलेशंस एक सड़क पे हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक मोटरसाइकिल है, उसने लेन लाइन की डिसिप्लिन को भी अगर उसने तोड़ा है या उसने हेलमेट नहीं पहनी है, उसकी जितनी भी वायलेशंस हैं वो फ़ौरन उसी वक्त कवर होंगी और ई चलान इशू हो जाएगा। इसमें घरों में पहुंचेगा ई चलान, और ये हमारा सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हम ये नहीं चाहते कि ज़्यादा ई चलान इशू हो, हम ये चाहते हैं कि शहरी जो हैं वो कानून को फॉलो करना शुरू कर दें। कि जो है वो रेशो भी बढ़ाई गई है, मतलब अगर 500 रुपये था तो उसको 1000 रुपये तक किया गया कि फाइन्स उतने ही रखेंगे? हमारे जो फाइन्स हैं वो हमारी कुछ वायलेशंस के बड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रॉन्ग पार्किंग थी और जो हेलमेट है उसमें 2000 है। अच्छा। बाकी हमारा जो फाइन है वो कम है। बाकी हमारा फाइन 200 है, 400 है, 600 है। इस अच्छा, तरह से अगर मुसलसल ई चालान एक शख्स के हट जा रहे हैं, कोई लिमिटेशन भी तो रखी होंगी ना कि 5 चालान हो गए, 6 हो गए, तो अगर बंदा मुसलसल वायलेशन का आदी है उसके साथ क्या करना है? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि अभी हम लोगों ने स्क्वाड्स ऐसे बनाए हैं। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे स्क्वाड्स बनाए हैं जो गाड़ियों को हम चेक करते हैं। ठीक है। गाड़ियाँ चेक करते हैं, हमारे पास वो ऐप मौजूद है जिसमें हमें पता चल जाता है कि ये इसने कितने रुपीज़ का चलान जो है वो इसकी तरफ पेंडिंग है। तो वो पेमेंट की जो है वो हमने सिलसिला एक तो वो शुरू किया है। और इसमें साथ ही साथ जो हमारे लोग हैं, मेरा तो उनसे ये होगा कि बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जो अब उनको नहीं मिल सकेंगी अगर उन्होंने ई चलान पे ना किया। अच्छी बात है ना, अगर आप मुसलसल वायलेशन करते जा रहे हैं, 10-15 आपके चालान है, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, आप कहते हैं पे भी कर दिया तो कोई नहीं, मैंने तो बिल्कुल। इसमें जो है हम लोग इसमें एक्साइज के साथ भी राब्ते में हैं, पुलिस और सेफ सिटी, और साथ ही साथ इसमें जो हमारी रिन्यूअल की सर्विस है, आपने लाइसेंस रिन्यू करवाना है या आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए बाहर जाने के लिए, तो अगर आपने ई चलान पे नहीं किया तो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगी। ठीक है। सो ये चीज़ें आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन सकती हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। एक नया स्क्वाड मुतारिफ कराया गया CTO साहिबा, क्या मकसद था उसका? देखिए, हमारे पास जो अभी बेसिकली जो चलान्स हो रहे हैं हमारे पास ई चलान्स, उस हवाले से हमने जो अपने 5 स्क्वाड्स बनाए हैं वो हमारे पास सिटी के डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं और व्हीकल्स को चेक करते हैं हमारी जो चलानिंग ऐप है उसके थ्रू। उसमें उसको आइडिया हो जाता है कि इस गाड़ी के ऊपर 40 चलान्स हुए हैं और इतनी अमाउंट की रिकवरी जो है वो अभी बकाया है। ठीक है। तो ये हमने सिलसिला शुरू किया है और इसमें हमारे स्क्वाड्स की वजह से
करोड़ों की रिकवरीज भी हुई हैं हमारे पास जो शहरियों ने ई चलान की उसमें पैसे देने थे। तो आई थिंक एक तो ये सिलसिला हमने शुरू किया है। बेसिक मकसद डेटरेंस है, बेसिक मकसद यही है कि लोग जो हैं वो कवानीन को फॉलो करें। ठीक है, सो ये स्क्वाड क्या ये भी करेगा कि धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ, क्योंकि बार बार एवरी फ्राइडे यहाँ पर ही बैठ के मैं स्मोक तदारुक केस की समाअत होती है और बताया जाता है कि ये अपडेट्स हैं, उस पर बिल्कुल भी उस पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो धुआं छोड़ती गाड़ियों का हमेशा एक बड़ा रोल रहा है, तो उस पर इनके लिए भी कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल वो हमारे जो है ना सेक्टर्स, जितने भी हमारी सेक्टर्स की डिप्लॉयमेंट है बेसिकली वो स्मोक एमिशन को देखेगी, देख रही है। हमने हज़ारों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में हमने फाइन्स भी किए हैं और हमने बहुत सारी गाड़ियाँ इम्पाउंड की हैं। 30 से 40,000 गाड़ियाँ जो हैं वो हमने इम्पाउंड की हैं, बहुत सारे फाइन्स किए हैं, बहुत सारे फिटनेस सर्टिफिकेट्स हमने कैंसिल करवाए हैं। सही। जिसमें अब मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की गुंजाइश है। बिल्कुल, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ऐसी चीज़ है जिस पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और उसी में रहना है, जीना है बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है और सबसे ज़्यादा इस एनवायरनमेंट के खुद ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। Agree. और क्योंकि दे हैव टू स्टैंड फॉर 8 आवर्स और वो लंग्स, जितने मैंने ट्रैफिक वार्डन्स का जो सर्वे करवाया हेल्थ का, उसमें जितने ज़्यादा इनको एलर्जीज़ और इनहेल करने के जो प्रॉब्लम्स हैं, लंग्स की जो इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मेरे पास अराउंड 51% ऐसे ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो इन इश्यूज से अफेक्टेड हैं। सो सबसे ज़्यादा तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन से ट्रैफिक वार्डन्स को अफेक्ट हो रहे होते हैं। तो हमारी इसमें कोशिश है कि हम इसको बढ़ाएं, ज़ीरो टॉलरेंस पे लेके आएँ। जिस तरह से हाई कोर्ट्स की डायरेक्शन है उसको बिल्कुल हम खुद भी पूरा करना चाहते हैं और लोगों के लिए पूरा करना चाहते हैं और आने वाली जनरेशन्स के लिए इसको हम समझते हैं कि इसमें हमें एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। सीएम साहिबा कुछ नाराज़ लगती हैं ट्रैफिक के मामलात से कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उन्होंने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि लेन लाइन डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो करवाया जाए और उसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस अपना रोल भी प्ले कर रही है। उनकी ये डायरेक्शन भी है, ख्वाहिश भी है, विजन भी है। एक तो ज़ाहिर है ट्रैफिक कंजेशन ना हो, लेकिन सेकेंडली जो है वो लेन लाइन डिसिप्लिन फॉलो किया जाए और उस चीज़ को वो खुद मॉनिटर भी क्लोजली कर रही हैं। जो सेफ सिटी के हमारे जितने भी कैमरास हैं उनके थ्रू, और सेकेंडली जो हमारी ऐप बन गई है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की, उसमें कोई भी शहरी किसी भी वक्त देख सकता है कि ट्रैफिक कंजेशन कहाँ पर है। ठीक है। और उसको बड़ी क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है सीएम ऑफिस से। और तो वो तमाम शहरी अपने मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आप उस साइट पे जाएं और आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा फिरोजपुर रोड, बंद रोड, किन किन पॉइंट्स पे ट्रैफिक जो है वो लोड ज़्यादा है, किन पॉइंट्स पे ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल क्लियर है या ग्रीन है। और उसको सीएम मॉनिटरिंग ऑफिस जो है वो क्लोजली मॉनिटर भी करता है और हमारे साथ वो राब्ते में भी रहता है। और जहाँ पर चोकिंग की, चलिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपके लिए ना आप उसको मुसलसल अपडेट करते रहते होंगे कि किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। बड़ी अहम चीज़ जो कि मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है, रोड पे जब निकले तो आजकल ट्रेंड बड़ा है, स्कूटीज़ पे लड़कियाँ बहुत सारी जो है वो जा रही होती हैं, गाड़ियाँ चलाने का लड़कियों का रुझान बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब इस चीज़ को एक्सटेंड करना है, मज़ीद लोगों को आसानी देनी है, ख़वातीन को हमने ड्राइविंग जो है ना वो प्रॉपर सिखानी है। सो ऑलरेडी आप ये काम कर रहे हैं, तो इसके लिए मज़ीद कुछ प्लानिंग है? इसमें हमने ये किया है कि पहले हमने जो स्कूल बनाया था आबशार ड्राइविंग स्कूल जो जेल रोड पे था, उससे हमने स्टार्ट किया था। और मैं समझती हूँ कि एज CTO जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो दिस वाज वन ऑफ द मेन एजेंडाज या ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने पर्सनल उस लेवल पे मैं चाहती थी कि फ़ॉलो हो। हमारी लड़कियां ज़्यादा इंडिपेंडेंट हों, एम्पावर्ड हों और अब किसी की मुहताजी उनको ना फेस करनी पड़े। उस सिलसिले में हमने ये आबशार ड्राइविंग स्कूल बनाया। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 8 ड्राइविंग स्कूल्स नए बन चुके हुए हैं। मतलब टोटल हमारे 8 हो चुके हैं, 7+ हमने किया है फीमेल्स के लिए। इवन कान्ना में हमारे पास बहुत सारी लड़कियों ने हमें फ़ोन करना शुरू कर दिए कि आप बहरिया में हमें ड्राइविंग स्कूल बना दें, आप हमें कान्ना में बना दें, आप हमें रायवंड में बना के दें। तो विच वाज अ वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। एक अच्छा फीडबैक हमें आया लड़कियों की तरफ से कि हम लोग जेल रोड नहीं आ सकते, आप हमें हमारी लोकेलिटीज़ के पास बना दें। तो हमारे जितने भी वहाँ पे टेस्टिंग सेंटर्स थे हमारे ट्रैफिक के,
हमने फिर उनके अंदर ही उनकी क्लासेस अरेंज की, ट्रैफिक लॉज की भी, एक्सीडेंट्स की भी, साथ ही साथ उनकी आउटडोर ड्राइविंग सिखाने का शुरू किया, व्हीकल्स प्रोवाइड कर दी। वहाँ पे अब हमारे पास फुल है हमारी रजिस्ट्रेशन और अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियाँ सीख रही हैं और स्कूटीज़ और मोटरसाइकिल्स बहुत बड़ी तादाद में सीख रही हैं, क्योंकि वो लो इन्वेस्टमेंट मूवमेंट हो जाती है, तो आई थिंक वो लड़कियों के लिए बड़ी इजीली वो उसके ऊपर ट्रैवल कर सकती हैं। सही। बहुत सारे लोग स्टिल ऐसे हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, क्या करना है उनका? देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना इज़ अ क्राइम, सिंपल समझ इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। हमारे पास बिल्कुल इसमें नो टॉलरेंस भी है। और जो एक इशू आपने शुरू में हाईलाइट किया वो अंडर एज, यस मैंने आना था उसकी तरफ। अच्छा, अंडर एज ऑब्वियसली उसके पास लाइसेंस नहीं होता, तो वो तो वैसे ही इन इटसेल्फ वो क्राइम है। और अगर 18+ वाला तो हम उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर करते ही हैं। अंडर एज ड्राइवर्स जितने भी हैं उन सबको मेरी तरफ से यही मैसेज है कि एक तो वो क्राइम कर रहे हैं और दूसरा ये कि वे बहुत बड़े प्रॉब्लम में अपने आप को फंसा सकते हैं अगर वो एक्साइटेड होके थ्रिल ड्राइविंग करते हैं, तो दे कैन कॉज हार्म टू अदर पीपल। जो बाकी रोड यूजर्स हैं वो सेफ नहीं होते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे 15 साल की उम्र के बच्चे, और इस तरह के मामले में हम वाकयात देख भी चुके हैं। बिल्कुल, अभी रिसेंटली आपने देखा कि लम्स के एक हमारी उसमें डेथ हुई है, इतनी प्रेशियस लाइफ हम लोगों ने लूज़ की, और जस्ट बिकॉज समबडी एक अंडर एज या अंडर एज ना भी होता, मैं समझती हूँ कि वो ऑब्वियसली ओवर स्पीडिंग एक मेन रीज़न थी। और उसमें बिल्कुल हमारी कैंपेन जो है, जो कि हमने दोबारा से स्टार्ट की है अभी, उसमें हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। इसमें तो जीरो टॉलरेंस होना भी चाहिए, पेरेंट्स की भी थोड़ी। इस दफ़ा चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो हमें डायरेक्शन दी है, वो डायरेक्शन दी है पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने की। दिस टाइम वी हैव टू कॉल द पेरेंट्स टू द पुलिस स्टेशन। जब तक हमें वो गारंटी नहीं देंगे, एफिडेविट्स नहीं देंगे, तब तक हम उनको व्हीकल और उनकी चीज़ जो है वो वापस प्रोवाइड नहीं करेंगे। सही। एक आम तासुर, अभी मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर पहले मैसेज आया ब्रेक पे, तो मैं सोच रही थी कि आपसे ज़रूर पूछूंगी। एक आम शहरी का मैसेज है, वो कहते हैं कि जी टारगेट दे दिया जाता है ट्रैफिक वार्डन्स को कि दिन में इतने चालान करने ही करने हैं, बाकी ऐसा? अच्छा देखिए, इसमें जो है ना, ये जब मैं इधर एज CTO मैंने काम करना शुरू किया तो हमेशा ये कहा गया कि जी ट्रैफिक वार्डन को टारगेट मिल जाता है। ट्रैफिक वार्डन को टारगेट नहीं मिलता। आप अभी मेरे साथ किसी भी सड़क पे खड़ी हो जाएं, आपको कितनी वायलेशंस नजर आएंगी? ये तो बेबहा वायलेशन करते हैं लोग। ठीक है, 10 अब कोई ट्रैफिक वार्डन मेरे पास भी आते हैं, मैडम हमें 10 का टारगेट, हमें 15 का टारगेट। मैं कहती देयर इज नो टारगेट, आपने वायलेशंस खत्म करनी है। ठीक है, आप वायलेशंस को कवर करें। अगर आपके इलाके में वायलेशन नहीं है, एक भी चलान मत करें। इससे ज्यादा देखें, ट्रैफिक वार्डन अगर समझता है कि मेरे सामने कोई वायलेशंस नहीं हुई है, तो वो कोई भी चलान ना करे। और अगर वो समझता है कि 100 वायलेशंस मुझे नजर आ गई, तो कर दे फिर 100 चलान। देयर इज नो, हाउ कैन वी फिक्स द टारगेट, हाउ कैन वी से कि जी इतने होने चाहिए, हैं तो बहुत ज्यादा, हजारों में भी किए जाएं तो हमारे शहर में कम पड़ जाते हैं। ऐसे ही है, हमारे पास लाखों की तादाद में के पास चले जाएं आप यहाँ पे। एग्जैक्टली तो ये एक चीज़ सोचना, ये जो तासुर है वो मेरे ख्याल से वो उस तरह से नहीं है। हम लोगों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैफिक पुलिस का ये होना चाहिए कि वायलेशंस कम से कम हो, और जो वायलेशंस होती हैं, और एक बात आप समझ लें कि आप कोई वायलेशन ही नहीं करेंगे तो चालान आपका किस बुनियाद पर होगा। सो ये टारगेट वाली बात को भी CTO साहिबा ने क्लियर कर दिया। लाहौरियों के लिए मैसेज? लाहौरियों के लिए बड़ा हमेशा से इधर इस सीट पे आके मैंने एक ही मैसेज दिया है कि ट्रैफिक लॉज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, दे हैव टू बी टेकन सीरियसली। हम इसको जिस तरह से कैजुअल एटीट्यूड के साथ लेते हैं उस तरह से मत लें। किसी की लाइफ भी एट स्टेक होती है, आपकी अपनी लाइफ एट स्टेक होती है। बिल्कुल सही कहा। आप खुद इंजरी का वो हो सकते हैं, आपको सामना करना पड़ सकता है। आप रोड जब ब्लॉक करते हैं, गलत पार्किंग करते हैं, पीछे आपकी जो ब्लॉकेड होती है उसमें एम्बुलेंसेस भी हो सकती हैं। दिस इज़ अ वेरी, ये बड़ी सीरियस इश्यूज़ हैं, तो हम लोग उस तरह से संजीदगी से ट्रैफिक लॉज को नहीं लेते। तो मेरी सबके लिए यही मैसेज होगा कि ट्रैफिक डिसिप्लिन को फॉलो करना तमाम शहरियों की जिम्मेदारी है, और ट्रैफिक कवानीन को संजीदगी से लेना ये भी हम सबकी जिम्मेदारी। और अगर अब आप
संजीदगी से नहीं लेंगे तो वार्डन चालान करे ना करे, ये जो ई चालान है वो आपके घर में पहुंच जाएगा और वो आपको पे भी करना होगा, क्योंकि अगर नहीं पे करेंगे तो उस सूरत में जहां कहीं पे भी आपको पकड़ा जाएगा तो फिर आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो भी बंद करने का खर्चा है। थैंक यू सो मच सीटी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। लंबे घने बाल मेरा ख्वाब भी है और हर किसी का ख्वाब भी है। सो मैं अभी इस पर डिस्कस भी कर रही थी कि मेरे बाल लंबे कैसे हो सकते हैं, मेरे बाल घने कैसे हो सकते हैं। ये वैसे एक मुश्किल टास्क है, बहुत सारे लोग मेरी तरह, मेरी तो अब फील्ड ही ऐसी है ना, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं जो कि अपने बाल स्ट्रेट कराते रहते हैं, डाई कराते रहते हैं। सो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको बालों की केयर की भी ज़रूरत होती है। हम सब अब इक्तफा करना चाहते हैं होम रेमेडीज़ पर, केमिकल्स वाली चीज़ों को हम एक साइड पर करना चाहते हैं। सो लंबे हसीन घने बाल किस तरह से मुमकिन बनाए जा सकते हैं, अगर किसी के जेनेटिक इशू हैं उनको कैसे आप जो है ओवरकम कर सकते हैं, गंजापन जो है इससे कैसे बचा जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है जी, डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सो इनसे हम पूछेंगे कि ये लंबे घने बाल जो हैं इनका ख्वाब कैसे हम जो है वो यकीनी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हर कोई चाहता है, ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हज़रात भी चाहते हैं कम से कम बाल तो अच्छे हों कि आप कपड़े पहने तो उनको ब्लो ड्राई करें, या लुक्स ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर तभी काउंट होती हैं जब आपके बाल भी बड़े अच्छे होते हैं। सो अब लोग चाहते हैं कि वो ये केमिकल्स वाली चीज़ों से हटकर कुछ होम रेमेडीज़ की तरफ आएँ। अच्छे बाल कैसे हम कर सकते हैं? अच्छे बालों के लिए जो बाल हैं वो इंसान का एक हुस्न का एक पार्ट है, मेन आपके पार्ट चेहरे है, का अहम हिस्सा है ना, आपका एक बहुत अहम हिस्सा है। और हम सबसे ज़्यादा जो तवज्जो एक देते हैं अपनी स्किन के साथ साथ बालों के ऊपर तवज्जो देते हैं ख़ास तौर पे, लेकिन हमने इसको फिर बचाना भी है, इसको प्रोटेक्ट भी करना है। जिस तरह से हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं यूवी लाइट से बचने के लिए, लेकिन वही जो यूवी लाइट है वो हमारे बालों के ऊपर भी तो पड़ रही है। अच्छा। वो भी उसको ब्रिटल और उसको डैमेज कर रही होती है। तो क्या हम बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो कि ओबियसली बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बाहर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो वो तमाम जो इफ़ेक्ट्स हैं, अगर इन्वायरमेंट ऐसा है, अगर हमारी वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा है, तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे हेयर्स हैं उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं। बालों को भी मुतासिर डेफिनेटली इफेक्ट करती है। अच्छा। क्योंकि ये दे आर मेड अप प्रोटीन्स, और जब इनके ऊपर जब वो यूवी लाइट्स और बाकी जो डस्ट और पोल्यूटेंट्स पड़ते हैं तो ये इनके जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग कर देते हैं। ठीक है। मतलब पोर्स बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेन सिक्रेशंस होती हैं बालों की वो रुक जाती हैं और बाल ड्राई हो जाते हैं। अब मुझे आपसे मैक्सिमम रेमेडीज़ पूछनी है उन लोगों के लिए जो बाल लंबे करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जिनके बाल ऑयली हैं, उन लोगों के लिए जिनके बालों में सिकरी रहती है। बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं परेशान होते हैं जब उनकी कपड़ों पे सिकरी गिर रही होती है। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान होते हैं, उनके बाल हल्के हैं, बहुत कम है उनके बाल। सो इनके लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले आ जाए वो लोग जो कि लंबे बाल चाहते हैं, उनको क्या करना है? सबसे पहले तो हमने ना एक प्रोटेक्टिव मेजर्स अपनाते हैं ताकि बाल जो हैं वो ब्रिटल ना हो, बाल ड्राई ना हो। तो उसके लिए एक तो ये है कि शैम्पू जो है वो करना चाहिए रेगुलर बेसिस के ऊपर, लेकिन शैम्पू सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे बेबी शैम्पूज़ है ना, उनकी कंपोजिशन के अंदर इतने केमिकल्स नहीं होते, तो वो लाइट जो शैम्पूज़ हैं वो करने चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर ये कि जो टॉवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा रब नहीं करना चाहिए। ठीक है। ठीक है। इसी तरह से जो कॉटन की जो बनी हुई चीज़ें हैं, मतलब अगर हमारा जो पिलो है अगर वो फुल ऑफ कॉटन का बना हुआ है तो वो भी बालों की मॉइस्चर को कम कर देता है। अच्छा। ये तमाम जो मेजर्स हैं इनसे बचना चाहिए। इससे फिर जो है सेकेंडली जो चीज़ें हम करनी चाहिए वो ये कि मसाज करना चाहिए, लेकिन मसाज हमें फिंगर टिप्स के साथ करना चाहिए, पाम के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है। अक्सर लोग वो जो जंपी वगैरह करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बाल जो हैं वो और ज़्यादा फ्रिजी और गिरना शुरू हो जाते हैं। ये चीज़ें होती हैं। बाकी जो है जो हम कर सकते हैं वो इसके अंदर ये 2-3 प्लांट्स हैं हमारे पास, ये कुदरत का तोहफ़ा है, बहुत अच्छा तोहफ़ा है। ये इसको सुडानी कावा के तौर पे भी यूज़ करते हैं, हाइबिस्कस इसका नाम है। और इसको अगर आप निकल इसको दिखा भी दें। जी जी। ये ड्राई, जिस तरह किसी पौधे के लीव्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं तो इसकी ये वाली शक्ल है। ये ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल है। और ठीक है, ये हर जगह से आराम से मिल जाएंगे, पंसार की दुकान से मिल जाते हैं। बिल्कुल मिल जाते हैं। और इसी तरह से एक और प्लांट है जिसको हम
बहुत कॉमनली पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है और ये बहुत इनएक्सपेंसिव है, इनके ऊपर कोई ख़ास जो कॉस्ट जो है वो नहीं आती। और ये जो प्लांट है इसको हम जो है कड़ी पत्ता कहते हैं। हर घर में होता है ये। हर घर में ये कड़ी पत्ता मौजूद होता है और इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। तीसरा एक जो प्लांट है वो है रोज़मेरी। ठीक है। वो भी अब कॉमनली अवेलेबल है, लोगों की अवेयरनेस में है। इन तीनों प्लांट्स को पानी के अंदर 2 कप पानी के अंदर इक्वल क्वांटिटी के अंदर आप बॉयल कर लें और बॉयल करके जो है वो जस्ट उसको स्टेन कर लें और स्टेन करके जस्ट उसको जो है वो बालों हाँ, के जिस ऊपर तरह अप्लाई आपके करें। पास एक स्प्रे वाली बॉटल होती है ना, उसमें इसको स्ट्रेन करके इस पानी को डालें। और आपने क्या नहाने के बाद इसको करना है बालों जी नहाने के बाद करना ठीक है। ताकि जो बाल जो है वो ड्राई ना हो। ठीक है। हमने जितनी कोशिश अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, लोगों का मतलब ये होता है कि अच्छा डॉक्टर साहब ने ये कहा था, टीवी पे कहा था बालों को अच्छी तरह गीला कर लो, तरीका क्या है उसका? तरीका ये है कि जस्ट उसको इतना करना है जस्ट बालों को एक मॉइस्चनेस एक मिल जाए। हाँ, जैसे हम थोड़ा सा सीरम बालों में लगा लेते जी हैं। जी जी, इसका भी मकसद वो ये कंडीशनिंग करने का है। ओवरऑल लगाना है, सिर्फ एंड्स पे, लेंथ पे किस तरह अप्लाई करना है? इसको ओवरऑल लगाना है। ठीक है। ओवरऑल लगाना है, लेकिन लगे ये बालों के ऊपर ही। इसको स्कैल्प पे लगाने की ऐसा जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसका जो इफेक्ट लेना है वो कंडीशनिंग का और मॉइस्चनेस का लेना है। ठीक है। ताकि जो बाल हैं वो ड्राई ना हो। हर तरह के बालों के लिए, जिनके बाल ड्राई हैं, जिनके बाल ऑयली हैं, उनके लिए ये रिकमेंड कर सकते जी हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक और भी क्वालिटी है कि जो रोज़मेरी है वो एक्स्ट्रा सेबेसियस जो सेक्रेशंस होती हैं, जो ऑयल जो बालों जो ग्लैंड्स है वो बनाते हैं, उसको भी वो रिमूव कर देते हैं। तो कुदरती तौर पे ये बालों को प्रोटेक्ट करते हैं और हार्मफुल इससे क्या नए बाल भी आते हैं? नए बालों के लिए फिर जो रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल जो है ना वो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है। और उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुई है। एक प्रोडक्ट है जो एलोपैथिक में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, मिनॉक्सिडिल के नाम से, उसकी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। उसी तरह के सेम इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रिसर्च में ये साबित हुआ है कि वो रोज़मेरी के भी वही इफ़ेक्ट्स हैं। तो रोज़मेरी का जो एसेंशियल ऑयल है वो बालों की रीग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा, कुछ लोगों के बाल होते हैं बड़े घने भी होते हैं और कर्ल्स होती हैं उन बालों में ना, नूडल्स टाइप होती हैं, तो चाहते हैं उनके बाल स्ट्रेट हो जाएं और अच्छी लुक दें, उनको क्या करना है? उनके लिए एक तो जो सदाबहार हमारा जो इस हमारे पूरे खित्ते का एक जो नुस्खा है जिसमें आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये किसी भी कैरियर ऑयल में, कैरियर ऑयल जो है वो बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। मीन्स जिस तरह हमारे लोगों के अंदर एक ये है कि हमने सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना है, ये थोड़ा सा ना थिकनेस इसके अंदर ज़्यादा होती है और ये बालों के जो पोर्स हैं उनको क्लॉग कर देता है, बंद कर देता है। इसमें बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन जो है वो है कोकोनट ऑयल का। ठीक है। कोकोनट ऑयल जो है वो इनएक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू ऑलिव ऑयल और फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, हर पर्सन के एक्सेस के अंदर है। इस ऑयल के अंदर इसको एज ए कैरियर ऑयल के तौर पे इस्तेमाल करें और बाकी जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको इनके अंदर जो है वो बर्न आउट करके अगेन वो जो है वो स्टेन कर लें और वो बालों के ऊपर अप्लाई करें। उससे बाल ना सिर्फ घने होते हैं, उनके अंदर चमक भी आती है और उनको किसी भी तरह से हम स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। चलें जी, आपके लिए बड़े ज़बरदस्त मशवरे हैं, आप अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब को मदऊ करते रहेंगे और इनसे मज़ीद इस तरह के मशवरे लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।